फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज सभी सेकेंड ईयर वाले आप एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट क्लास ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट क्लास ज्वाइन करने जा रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं, और जो आपने एप्लीकेशन ज्वाइन करने वाले हैं वो भी जल्दी से जल्दी आप वीडियो डेमो का वीडियो देख के और जल्दी से जल्दी जो भी इंटरेस्टेड है ऐड होना चाहते हैं ऐड हो जाइएगा, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन के अंदर जो अपन पेपर नंबर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड ईयर के मैं एक बार आपको पेपर वगैरह बता देता हूँ कि कैसे क्या सिस्टम है आपका। तो देखो आपका जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो कौन सा रहेगा अपने पास। जो फर्स्ट पेपर का नाम है वो है आपका ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा है आपका? ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी। ये आपका कौन सा पेपर है? फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर रहेगा आपके पास कौन सा? गणितीय भौतिकी। कौन सा रहेगा आपके पास? गणितीय भौतिकी। सेकंड पेपर रहेगा अपने पास गणितीय भौतिकी। और थर्ड पेपर रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। थर्ड पेपर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और बताया भी था कि मैं बहुत ही जल्दी सेकेंड ईयर की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो थर्ड ईयर की क्लास अपनी पहले से चल रही है, लगभग 2 वीक होने आ गए हैं। ऐसे फर्स्ट ईयर की क्लास अपनी स्टार्ट हो रही है आज से। तो फर्स्ट ईयर में अपन पेपर नंबर जो स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, उस पेपर का नाम है अपना मैथमेटिकल फिजिक्स गणितीय भौतिकी। तो अपना जो पेपर का नाम है वो क्या होता है? गणितीय भौतिकी। गणितीय भौतिकी का मीनिंग क्या होता है अपने पास कि जो भी फिजिक्स है उस फिजिक्स में जो भी कैलकुलेशन आती है, कैसे फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कैलकुलेशन अपन काम में लेते हैं, वही क्या कहलाती है? अपनी गणितीय भौतिकी में। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन कहते हैं कि इंग्लिश ABCD सीखते हैं तभी अपन को क्या आती है? इंग्लिश आती है। तो वैसे अपने पास क्या है? गणितीय भौतिकी सीखेंगे तो ये क्या है कि फिजिक्स की अपन को कैलकुलेशन आएगी, फिजिक्स को सॉल्व करना है। तो आज अपन बात करते हैं उसकी गणितीय भौतिकी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये तीनों पेपर के नाम है आपके। टोटल आपको पता है कि 100 नंबर के पेपर लगते हैं। तो आप सेकंड ईयर में हो तो इतना बताने की जरूरत है नहीं। और आपको क्या बताना, कुछ कोड बता देता हूँ कि जो एप्लीकेशन के अंदर अपने वीडियो के कोड रहेंगे वो कैसे रहेंगे। देखो मैं कोड की बात कर रहा हूँ तो कोड वैसे तो सबको बता चुका हूँ पहले भी लाइव क्लास में। तो सबसे पहले तो वहाँ क्या लिखी हुई है आपकी? सीरीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? सीरीज। उसके बाद लिख रखी है मैंने क्लास, और क्लास के बाद लिख रखा है आपका पेपर की कौन सा पेपर है, और पेपर के बाद लिख रखा है कि कौन सी यूनिट है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ये सीरीज 1 2 3 4 5 ऐसी सीरीज चल रही है। वो जितने भी वीडियो आप देखोगे जैसे लॉगिन करके तो आपको पता लग जाएगा। यदि क्लास की बात करें तो क्लास में क्या होगा? जैसे फर्स्ट ईयर है तो मैंने क्या लिख रखा है? फर्स्ट लिख रखा है, यानी F लिख रखा है। सेकंड है तो S लिख रखा है। थर्ड ईयर है तो S लिख रखा है। तो आप सभी सेकंड ईयर के हो इसका मतलब आगे क्या लिखा होगा आपके? ये S लिखा होगा, ठीक है। S के बाद जो पेपर की बात करें तो अपने पास ये फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट लिखा है, पेपर सेकंड है तो 2 लिखा है, पेपर थर्ड है तो 3 लिखा है। तो मैंने यहाँ पे जो आपके लिखा होगा इस पेपर के लिए तो वो लिखा होगा कम से कम S2। ऐसे जब यूनिट की बात करोगे तो यूनिट में अपने पास एक पेपर में कितनी यूनिट होती है? टोटल 4 यूनिट होती है। तो 4 यूनिट में क्या होगा आपके पास? ABCD में मैंने डिवाइड किया है। तो जो सेकंड इसमें मान लो कि जैसे ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का मैंने लिख देता हूँ A। तो इस पेपर का जो आपके लिए कोड मिलेगा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट के लिए, तो ये क्या शो कर रहा है? फर्स्ट यूनिट को शो कर रहा है। सेकंड क्या है अपना? पेपर नंबर सेकंड है। S क्या है? सेकंड ईयर क्लास, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो देखने हैं। बाकी जैसे जैसे वीडियो पूरी होगी मैं आपको कंप्लीट वीडियो की लिस्ट बना के आपके व्हाट्सएप पे PDF फाइल भी आ जाएगी। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा पेपर? मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो 2 या 3 पोर्शन में बांटी हुई है। तो अपन उसका फर्स्ट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। क्या नाम है? वक्ररेखीय निर्देश तंत्र यानी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या काम आता है। तो ये सब चीज देखनी होती है। यदि मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। यदि मैं यहाँ पे टॉपिक लगा देता हूँ कि क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लगाता हूँ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी मैं टॉपिक लगाता हूँ यहाँ पे निर्देश तंत्र। नाम तो सुना होगा सबने कि निर्देश तंत्र क्या होता है। क्या टॉपिक? निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यदि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो आप बता सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं उनको ये पता है कि मैंने सब कुछ नोट्स में लिखवाया भी था और आपके पास सब कुछ लिखा हुआ भी होगा आज भी, मैं भी यही मानता हूँ। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं?
व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर अपन कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र क्या काम आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या काम आता है। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या काम आता है, तो बताइए क्या काम आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि मैं बात करूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने काम आता है, क्या काम आता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए एक सिस्टम मानना पड़ता है। मान लें कि अपने पास क्या है, कोई भी पार्टिकल है, यानी यदि फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है, मान लेते हैं कि क्या है अपने पास कोई पार्टिकल है, तो ये अपना क्या हो गया, कोई पार्टिकल हो गया जो यहाँ पे स्थित है इसके पी पॉइंट पर, ठीक है। अब इसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है कि इस पार्टिकल की क्या तो पोजीशन है, क्या वेलोसिटी है, क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी है, क्या मोमेंटम है, क्या फोर्स है। तो आपको पता है कि जब फिजिक्स में यदि कोई अपन को पोजीशन दे दी जाए, तो यदि पोजीशन देने के बाद क्या करें, अपन को आर पूछ लिया जाए, यानी वेलोसिटी पूछ ली जाए, एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, या फोर्स पूछ लिया जाए, काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए, सब कुछ आप निकाल सकते हो किसकी वजह से, पोजीशन की वजह से। तो अपन को क्या निकालना होता है, सबसे पहले पार्टिकल की क्या निकालनी होती है, पोजीशन, या कह सकते हैं कि क्या निकालनी होती है, उसकी स्थिति निकालनी होती है। तो जब स्थिति की बात करें तो स्थिति में क्या आएगा, यदि मैं बात करता हूँ स्थिति, तो स्थिति की बात करने के लिए मैं एक सिस्टम मानता हूँ, यही सिस्टम क्या कहलाता है, एक मैंने क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया, या ऐसा कोई सिस्टम जिसमें क्या करता है, कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया, z हो गया। यदि मैं इसको मूल बिंदु से मिला लेता हूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यदि मैं इसके निर्देशांक मान लेता हूं x y और z है, इसके कोऑर्डिनेट क्या मानता हूं, x y z, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखूंगा, मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा x i k प्लस y j k प्लस z k k, ठीक है। आप सबको लिखना नहीं है, देखो कॉपी पेन साइड में रखनी है, केवल एक बार समझना है, जब लिखाऊंगा जब लिखना है, ठीक है। मैं बोल दूंगा कि कॉपी पेन उठाइए, जब उठानी है पहले दिन उठानी किसी को, ये याद रखना, जैसे क्लास में पढ़ते थे वैसे बिल्कुल पढ़ना है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x i k प्लस y j k प्लस z k, ये क्या हो गया, अपना एक पोजीशन हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय जिसमें क्या करें, कण की स्थिति या कण की पोजीशन को फाइंड किया जाए, या कण की स्थिति की पूर्ण रूप से व्याख्या की जाए, तो वही क्या कहलाता है, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो अब आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम भी सुने कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने सुना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के सुने, आपने 3 टाइप के लगभग सुने हैं। कौन कौन से, एक तो कार्तीय निर्देश तंत्र कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा गोलीय निर्देश तंत्र सर्कुलर कोऑर्डिनेट, तीसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तीनों के कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं ये भी मेरे अकॉर्डिंग आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। तो सबसे पहले आप टॉपिक लगा लीजिए निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, क्या लिखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक लगा लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। जो हिंदी वाले हैं वो लिखना है, जो इंग्लिश वाले हैं वो केवल समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र। क्या है, निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन लगा के लिखिए निर्देश तंत्र में, इसमें लिखिए निर्देश तंत्र में कि वह निकाय या समष्टि, वह निकाय या समष्टि, समष्टि यानी क्या होता है, एक तरह से इसका एक सिस्टम होता है, यानी वह निकाय या समष्टि, वह निकाय या समष्टि जिसके सापेक्ष, वह निकाय या समष्टि जिसके सापेक्ष कण की स्थिति की व्याख्या की जाए, वह निकाय या समष्टि जिसके सापेक्ष कण की स्थिति की व्याख्या की जाए, वह निकाय या समष्टि जिसके सापेक्ष कण की स्थिति की व्याख्या की जाए निर्देश तंत्र कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अर्थात वह तंत्र, अर्थात वह तंत्र जिसमें कण की संपूर्ण व्याख्या, जिसमें कण की संपूर्ण व्याख्या की जाती है, अर्थात वह तंत्र जिसमें कण की संपूर्ण व्याख्या की जाती है निर्देश तंत्र कहलाता है।
इसमें कण की संपूर्ण व्याख्या की जाती है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अब अपन बात करते हैं, देखो ये क्या हुआ अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने के बाद क्या होगा अपने पास जेडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अपन इसके बाद यदि मैं बात करता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद कि कितने टाइप के होते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता तो लग गया होगा कि कोई भी पार्टिकल की पोजीशन, कोई भी पार्टिकल की इनकम को स्टडी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले फिजिक्स में अपन क्या मानते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं। उसी सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जिसमें क्या होते हैं, उसके अलग-अलग निर्देशांक होते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, जैसे आप जानते हो कितने टाइप के होते हैं, निर्देश तंत्र 3 टाइप के आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसी से स्टार्ट करता हूं कि कौन-कौन से 3 टाइप के। तो फर्स्ट आ जाएगा आपके पास, तो यदि मैं फर्स्ट की बात करूं तो देखो फर्स्ट आ जाएगा अपना, फर्स्ट आ जाएगा कार्तीय निर्देश तंत्र। कौन सा आएगा, कार्तीय निर्देश तंत्र। कौन सा आएगा, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें जो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। अब यदि मैं इसकी बात करूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन-कौन से निर्देशांक होते हैं, कौन-कौन से एक्सिस होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, तो इसमें यदि इसके मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं मेरे पास। यदि मैं कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं मेरे पास x, y और z, ठीक है। यदि मैं एक और निर्देश तंत्र जो सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले को मैं लिख लेता हूं, उसको मैं कहता हूं गोलीय निर्देश तंत्र। क्या, गोलीय निर्देश तंत्र। गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, गोलीय निर्देश तंत्र में भी क्या होता है, एक्सिस वही होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। इस तरीके से आप बनाते हो x, y और z, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z, इस रूप से बनाते हो। तो ये क्या है अपना एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो सिंपल से कर्ण की व्याख्या करने के लिए अपन कौन सा काम में लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट काम में लेते हैं। अब मैं बात करता हूं किसकी, गोलीय निर्देश तंत्र। गोलीय निर्देश तंत्र को कहते हैं अपन सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं, CIRCU, सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं, सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यदि मैं इसकी व्याख्या करूं कि कौन-कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो इसके कोऑर्डिनेट कौन-कौन से होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं r, थीटा और फाई। कौन-कौन से होते हैं, r, थीटा और फाई। तो ये क्या होते हैं, इसके सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं r, थीटा, फाई। अब देखो इसमें r क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है। देखो r क्या होता है, तो डिस्टेंस होती है जो फिक्स रहती है। थीटा क्या रहता है, ध्रुव के बीच का एंगल रहता है। फाई क्या रहता है, फाई। इसको फाई क्या होता है अपने पास, जैसे भी अपने पास कोई पार्टिकल उसके बाद से लंब डालते हैं एक्सिस पे, तो वो मैं बताऊंगा जैसे कि आपका एक एक निर्देश तंत्र पढ़ेंगे जब, ठीक है, वो इसमें आएगा मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो वो मैं जब डिटेल से आपको बताऊंगा। तो गोलीय निर्देश तंत्र में फिलहाल तो ये जान रखना कि इसमें कोऑर्डिनेट कौन-कौन से होते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट होता है एक तो r, एक थीटा और एक फाई। कार्टेशियन में होता है इसका कोऑर्डिनेट x, y और z, ठीक है। अब यदि मैं थर्ड की बात करता हूं, गोलीय निर्देश तंत्र को काम में लेते हैं, कहां पर काम में लेते हैं, गोलीय निर्देश तंत्र को जहां पर सर्कुलर सिमेट्री आती है, यानी जहां पर को मान लो कि कोई गोले की बात हो, कोई ठोस की बात हो, कोई स्फीयर की बात हो, तो वहां पर क्या काम में लेते हैं अपन, गोलीय निर्देश तंत्र काम में लेते हैं, ठीक है। तो जहां भी सर्कुलर की फॉर्म में बात होती है, स्फीयर की बात होती है, रिंग की बात होती है, तो वहां से क्या काम में लिया जाता है, गोलीय निर्देश तंत्र कैलकुलेशन के लिए। एक और निर्देश तंत्र आप जानते हो थर्ड वाला है, कौन सा है आपके पास, कौन सा है बताइए, थर्ड वाला है आपके पास फर्स्ट कार्टेशियन, फिर गोलीय, फिर क्या हो गया बेलनीय निर्देश तंत्र। क्या होगा, बेलनीय निर्देश तंत्र। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा होगा, बेलनीय निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यदि मैं बात करूं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या होता है, वही 3 एक्सिस होते हैं, पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे अपने पास, वो फाई और जेड, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो फाई और जेड। तो देखो एक तो ये चीज आप पहले से जानते हो सब कुछ, वही मैंने आपको अभी तो बताया है।
अब मैं बात करता हूँ कि ये तो क्या थे आपके पास 3 निर्देश तंत्र थे। अब मैं एक और निर्देश तंत्र की बात करता हूँ, उसमें फोर्थ वाला एक निर्देश तंत्र और ऐड करता हूँ जो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है इसकी फर्स्ट यूनिट है ये पूरी उसी से जुड़ी हुई है, जिसका नाम है कर्वलिनीय निर्देश तंत्र या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं उसे? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो इसको मैं एक फोर्थ पार्ट और ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो ये आपके लिए क्या होगा? नया होगा। इसका नाम क्या है? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? जो चैप्टर का नाम था कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो इसमें एक नया क्या है वो आपको देखना है कि इसमें और इनमें डिफरेंस क्या है। ये तीन जो आप पढ़ते हैं वो कार्टेशियन पढ़ लिया, सर्कुलर भी पढ़ लिया, सिलेंड्रिकल भी पढ़ लिया। अब आपके लिए जो सेकंड ईयर में नया आया है वो है आपके पास वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो इसमें होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी कोऑर्डिनेट के जो फॉर्म होती है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट x y z, इसके कोऑर्डिनेट r थीटा फाई, इसके कोऑर्डिनेट rho फाई z। तो उसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं? उसके कोऑर्डिनेट की यदि मैं बात करूं तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे u1 u2 u3। कौन-कौन से होंगे? u1 u2 और u3। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किताबों में u v और w। ये क्या है इसके कोऑर्डिनेट? तो इसके कोऑर्डिनेट कौन-कौन से हो सकते हैं? u1 u2 u3 या फिर हो सकते हैं u, v, w। तो ये क्या है अपना वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अब मैं बात करता हूँ कि वक्र रेखीय में डायग्राम कैसा बनेगा। यदि आपको लगता है देखो इनमें तो कैसा बनता है जैसे अपन x y z बनाते वैसे ही बनते, केवल इसमें कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आता है। बट इसमें कैसा बनेगा? इसमें भी बनेगा वैसा ही, पर इसमें क्या होगा? कर्व के रूप में बनेगा। यानी कि मैं इसकी बात करूँ वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की तो इसका इस फॉर्म में बनेगा। ये x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया? z हो गया। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात करूँ तो इसमें क्या होगा? इसमें जो x y और z क्या होते हैं हमेशा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें जैसे कार्टेशियन की बात करता हूँ तो कार्टेशियन में ये क्या होता है? x, ये y और ये z, ये एक दूसरे के कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी 90 डिग्री का क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। पर जो कर्व कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, यानी वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं रहता, एक दूसरे से एक्सिस उसके लंबवत नहीं रहते। वही क्या कहलाता है? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। एक इसमें बड़ा है आपके पास लांबिक या वक्र लांबिक निर्देश तंत्र। वक्र लांबिक यानी ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा आपके पास वो इसी का पार्ट है। उसमें क्या होगा? एक दूसरे से ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी इस टाइप का मैं बनाऊंगा कर्व, पहले x y z, फिर इसको इस टाइप से बनाऊंगा तो ये u1 हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा और ये क्या होगा? u3 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो आएगा वो क्या आएगा? वक्र लांबिक निर्देश तंत्र। तो इसी को अपने को देखना है। तो लिखिए फर्स्ट टॉपिक लगा लीजिए, लिख लीजिए निर्देश तंत्र के प्रकार। टॉपिक लगा लीजिए निर्देश तंत्र के प्रकार। टॉपिक लगाइए निर्देश तंत्र के प्रकार। इसमें लिखिए फर्स्ट लगाइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। फर्स्ट लगाइए कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें लिखो वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक x y z के रूप में उपस्थित हो, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक x y z के रूप में उपस्थित हो कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक x y z के रूप में उपस्थित हो कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इसका मतलब मैं इसको कहना चाहूँ तो कैसे कहूँगा कि कार्तीय निर्देश तंत्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे? तो अपने पास जो कोऑर्डिनेट हो गए तो इस निर्देश तंत्र में क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रेजेंट कोऑर्डिनेट इन x y z, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड की बात करें अपन ने, क्या सेकंड क्या है अपना? सेकंड लगाइए गोलीय निर्देश तंत्र। सेकंड लगाइए गोलीय निर्देश तंत्र। इसमें लिखिए वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक
जिसमें निर्देशांक r थीटा फाई के रूप में उपस्थित हो, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक r थीटा फाई के रूप में उपस्थित हो, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक r थीटा फाई के रूप में उपस्थित हो गोलीय निर्देश तंत्र कहलाता है। गोलीय निर्देश तंत्र कहलाता है वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक r थीटा फाई के रूप में उपस्थित हो गोलीय निर्देश तंत्र कहलाता है। थर्ड लगाइए बेलनीय निर्देश तंत्र सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेलनीय निर्देश तंत्र, इसमें लिखिए वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक रो फाई जेड के रूप में उपस्थित हो, रो फाई जेड के रूप में उपस्थित हो बेलनीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक रो फाई जेड के रूप में उपस्थित हो बेलनीय निर्देश तंत्र कहलाता है। बेलनीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब आपका जो नया है वो लगाइए जिसका नाम है वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र 4 नंबर लगाइए वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें लिखिए वह निर्देश तंत्र जो वक्र के रूप में उपस्थित होता है, वह निर्देश तंत्र जो वक्र के रूप में उपस्थित होता है, वह निर्देश तंत्र जो वक्र के रूप में उपस्थित होता है, वह निर्देश तंत्र जो वक्र के रूप में उपस्थित होता है अर्थात इनके निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत नहीं होते, अर्थात इसके निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत नहीं होते, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और इसके निर्देशांक u1, u2, u3 लिख रखा है बोर्ड पे देखो u1, u2, u3 या uvw के रूप में उपस्थित हो, u1, u2, u3 या uvw के रूप में उपस्थित हो, uvw के रूप में उपस्थित हो वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इसका ये आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि यहाँ पे नया है तो इसका डायग्राम बना दीजिए। ये u1 हो जाएगा, ये u2 वक्र हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा u3 वक्र। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना दीजिए। जैसे अपने पास x y z परस्पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होकर क्या है कर्व के रूप में, तो ये क्या है कर्व के रूप में, इसलिए इसे क्या किया है कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसलिए इसे क्या नाम दिया है कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर इसमें एक टॉपिक और लगाइए, इसी का पार्ट है लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। क्या जो मैंने बोला था अभी, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र।
लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, यानी इसको मैं कह सकता हूँ ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या? ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें देखो मैंने जो अभी बताया था कि इसमें क्या होता है कर्व के जैसा ही है, कर्व के जैसा तो होता है पर इसके जो एक्सिस होते हैं, जो क्या होते हैं निर्देशांक अक्ष होते हैं, निर्देशांक अक्ष यानी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका उसे क्या कहेंगे अपन, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। यानी इसका यदि ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये तीनों एक्सिस हो गए, इसको मैं कर लेता हूँ ये u1, ये u2 और ये क्या हो जाएगा u3। ठीक है, तो इस टाइप के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो इसमें लिखना हो तो लिख लीजिए कि वह वक्र रेखीय निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक अक्ष, वह वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, वह वक्र रेखीय निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक अक्ष, जिसमें निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत उपस्थित होते हैं, जिसमें निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत उपस्थित होते हैं, जिसमें निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, या वक्र लांबिक निर्देश तंत्र कहलाते हैं, वक्र लांबिक निर्देश तंत्र कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाते हैं। तो ये डायग्राम में बना लीजिए इसका। तो ये वो किसकी बात करें, अब अपन बात करें जो बात करेंगे पूरे चैप्टर में किसकी करेंगे, जो ये कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी की बात करेंगे। ठीक है, बाकी सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब क्या करना है आपको, उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं उसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए अपने पास, उसके कोऑर्डिनेट हो गए कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कौन कौन से, u1, u2 और u3 कौन कौन से हो गए अपने पास, u1, u2 और u3। देखो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास कौन कौन से हो गए, इसमें लिखना हो तो लिख लीजिए, दो लाइन लिख लीजिए इसके आगे। हम जानते हैं कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक, हम जानते हैं कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक, हम जानते हैं कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक u1, u2, u3 के रूप में उपस्थित होते हैं, u1, u2, u3 के रूप में उपस्थित होते हैं। अतः यह निर्देशांक स्थिति सदिश पर निर्भर करता है, अतः यह निर्देशांक स्थिति सदिश पर निर्भर करता है, अर्थात यह निर्देशांक स्थिति सदिश पर निर्भर करता है, अर्थात यह निर्देशांक स्थिति सदिश पर निर्भर करता है। अतः फलन के रूप में, अतः फलन के रूप में, अतः फलन के रूप में, तो देखो इसकी यदि फलन की बात करूं तो कोई भी अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मान लो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, इसके कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, x, y, z, वो किस पर डिपेंडेंट रहता है, r पर। तो r वेक्टर को क्या लिखते हो ऊपर, यदि कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं तो r वेक्टर को आप क्या लिखते हो, x i कैप प्लस y j कैप प्लस का क्या लिखते हो, z k कैप। तो यहाँ पे मैं कर्वलिनियर के लिए लिख रहा हूँ, तो इसका क्या आएगा आपके पास, जो r आएगा वो कितना आएगा, r कोई भी फंक्शन होगा किसका, कौन से कोऑर्डिनेट का, u1, u2 और u3, यही होगा अपने पास। जैसे अपन पोजीशन में वेक्टर लेते थे, इसका क्या होगा, ये होगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया r वेक्टर इक्वल टू f u1, u2, u3। अब अपन बात करते हैं किसकी, यदि मैं इसका संपूर्ण आंशिक अवकलन करूं, क्या करूं, संपूर्ण आंशिक अवकलन, ये आप अच्छे से जानते हो कैसे करते हैं, सब मैथ वाले स्टूडेंट जो आप सभी को आता होगा। तो देखो इसका संपूर्ण आंशिक अवकलन करते तो क्या आता है, dr इज इक्वल टू डेल r वेक्टर अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में होगा, डेल u1, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल u1 प्लस डेल r अपॉन में डेल u2, और यहाँ पे क्या आएगा, du।
प्लस डेल आर अपॉन में डेल u3 और यहाँ पे क्या आएगा du3। तो ठीक है, जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये तो क्या होगा, इस फॉर्म में होगा, r पोजीशन वेक्टर होगा, यानी r कोई भी क्या है, कोई भी पोजीशन है जो डिपेंडेंट है कोऑर्डिनेट के किस पर, u1 u2 u3 पर। तो इसकी बात करें कर्व लेके, इसका क्या किया, कंप्लीटली पार्शियल डेरिवेटिव किया, तो ये टर्म आ जाएगी कंप्लीटली पार्शियल डेरिवेटिव करने पर। अब मैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि कुछ डेफिनेशन आती है जो आपके बहुत काम की है, उन डेफिनेशन के बिना मैथमेटिकल फिजिक्स आगे नहीं चल सकती। तो अपन कह सकता हूँ कि ये मैथमेटिकल फिजिक्स की क्या है, एक तरह से अल्फाबेट है, यानी एबीसीडी है। तो यदि मैं फर्स्ट आपको डेफिनेशन बताता हूँ, तो फर्स्ट डेफिनेशन मैं बताता हूँ जिसे बोलते हैं अपन आधार सदिश। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लगाओ आप आधार सदिश, यानी बेस वेक्टर। क्या लगाना है, बेस वेक्टर, आधार सदिश बेस वेक्टर। देखो अब मैं बात करूं बेस वेक्टर की, सबसे पहले तो ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक डेफिनेशन आराम से समझा दूं। ठीक, ये लिख लीजिए आप, जो इतना है जो संपूर्ण आंशिक अवकलन वाली टर्म है इसको लिख लीजिए। देखो एप्लीकेशन में कोर्स कराने की चिंता आपको नहीं करनी, कोर्स कराने की चिंता मुझे होगी, क्योंकि जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, तो कोर्स भी मैं ही कराऊंगा। कैसे कराना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, कैसे कराना है, मतलब वैसे नहीं क्लास काटनी, उसमें वही है कि क्लास का टाइमिंग बढ़ेगा, 1 घंटे की अंदर 2 घंटे की क्लास रहेगी। हो सकता है कभी लंबी भी हो जाए, कभी छोटी भी हो जाए। यूनिट वाइज वीडियो आपके एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, तो कंप्लीट आप यूनिट टू यूनिट कवर करते चलोगे। और हर यूनिट के बाद आपकी लाइव क्लास चलेगी, कुछ भी डिस्कशन हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। जैसे कोई ज्यादा बड़ी यूनिट है तो उसकी अपन 2 लाइव क्लास लेंगे, कोई अगर छोटी यूनिट है तो 1 लाइव क्लास लेंगे, पर कोशिश ये रहेगी कि 1 यूनिट की कम से कम मिनिमम 2 लाइव क्लास होगी, और वो लाइव क्लास छोटी मोटी नहीं, कम से कम 2 या 3 घंटे की रहेगी। तो फर्स्ट लिख दिया आपने। अब मैं बात करता हूँ किसकी, आपके लिए आधार सदिश की। तो देखो आधार सदिश क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि बेस वेक्टर क्या होता है। बेस वेक्टर बात करता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कर्व लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की। अब इसमें मैंने क्या लिखा, ये इसका फंक्शन लिखा, यानी ये फंक्शन किस पर डिपेंडेंट है, पोजीशन r वेक्टर पर, यानी इसकी पोजीशन है, उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, u1 u2 u3 है। इसको मैंने क्या कर लिया, कंप्लीटली पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि आधार सदिश, आधार सदिश का मीनिंग होता है कि ये अपनी जो टर्म कहलाती है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली, ये क्या कहलाती है, एक तरह से अपनी आधार सदिश, यानी क्या कहलाती है, अपनी बेस वेक्टर कहलाती है। अब इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो डिफाइन कैसे करते हैं वो बताता हूँ। डेल आर अपॉन में इसको मैंने लिख दिया डेल u1। ठीक है, यदि मान लो कि इसको डिफाइन करना है, ठीक है, एक बार समझो, कॉपी पेन सब साइड में रख दो, एक बार समझो आधार सदिश क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो लिखना है, तो वो बताता हूँ मैं आपको। देखो मैंने ये वाली टर्म थी ये लिख दी यहाँ पे अलग से निकाल दी, ठीक है, डेल आर अपॉन वेक्टर अपॉन में डेल u1। अब देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ किसका डेरिवेटिव किसका हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है किसका, पोजीशन का। किसका हो रहा है, पोजीशन का, यानी पोजीशन वेक्टर जो अपने पास r वेक्टर है उसका क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है, यानी उसका क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये हो रहा है अपने पास u1 के रेस्पेक्ट में, यानी किसके रेस्पेक्ट में, u1 यहाँ पे क्या है, u1 क्या है, u1 है अपने पास क्या, u1 क्या बताओ जल्दी से, u1 है अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेट। तो अपने पास कह सकते हो कि यदि किसी कण की स्थिति सदिश का एक निर्देशांक के सापेक्ष क्या होता है, आंशिक अवकलन होता है, तो वही क्या कहलाता है, अपनी आधार सदिश कहलाता है। तो इस मीनिंग समझ में आ गया होगा, किसी भी कण का स्थिति सदिश का आंशिक अवकलन, या किसी भी कण का स्थिति सदिश का आंशिक अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, निर्देशांक के रेस्पेक्ट में, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि निर्देशांक के सापेक्ष किसी कण का स्थिति सदिश का आंशिक अवकलन की टर्म क्या कहलाती है, आधार सदिश कहलाती है। क्या कहलाती है, आधार सदिश कहलाती है। तो आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि क्या कहलाती है, इसको डिफाइन करके लिखना है, तो ये वाली टर्म को आपको आपके लैंग्वेज में बना के लिखना है। तो कैसे लिखोगे कि ये क्या है, अपना कोऑर्डिनेट है u1, तो निर्देशांक के सापेक्ष किसका अवकलन, निर्देशांक के सापेक्ष किसका अवकलन, कण की स्थिति का आंशिक अवकलन क्या कहलाता है, आधार सदिश कहलाता है। यदि आपको इसको इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखोगे, विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट अवकलन किसका, पोजीशन का, यानी विद रेस्पेक्ट टू
क्या विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट इन पार्शियल डेरिवेटिव इन वर्ल्ड इज अपने पास बेस वेक्टर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो डेल r वेक्टर अपॉन में डेल u1। तो इसको मैं डिनोट किससे करता हूं, डिनोट करता हूं इसको b से। अब यहां पे मैंने देखो यहां पे किससे व्यक्त करता हूं, b से। तो b से व्यक्त करने के लिए देखो यहां पे फर्स्ट टर्म ली है तो इसको मैं नाम देता हूं कि फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं b2 वाली टर्म लेता हूं, यदि b2 वाली टर्म लेता हूं तो वो क्या आनी चाहिए अपने पास, वो आनी चाहिए डेल r अपॉन में डेल u2, ये आएगी। ये वाली टर्म क्या आएगी, b2 तो आएगी, ये वाली टर्म क्या आएगी अपनी b3 आएगी, तो ये आ जाएगी डेल r अपॉन में डेल u3, ठीक है। ये तीन टर्म आ गई। अब ये तीनों टर्म आ गई, इसको मैं एक ही टर्म में लिखना चाहूँ, यानी क्या लिखूं इसको, व्यापक फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखूं, यानी व्यापक रूप में लिखूं या जनरल फॉर्म में लिखूं। यदि व्यापक रूप में लिखना चाहो तो ये क्या होगा अपने पास bi इज इक्वल टू डेल r अपॉन में डेल u, यही तो होगा व्यापक फॉर्म। क्या होगी इसकी, यही होगी, जहां पर i इक्वल टू क्या है 1 2 3, जहां पर i इक्वल टू क्या है 1 2 और 3, ठीक है। आपको दिख तो रहा है सबको, जहां पर i इक्वल टू क्या है 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया अपना बेस वेक्टर हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि आदर्श इसको क्या कहेंगे कि किसी निर्देशांक के सापेक्ष किसी कण की स्थिति का आंशिक अवकलन क्या कहलाता है, आधार सदिश कहलाता है, जिसे स्मॉल b से व्यक्त करते हैं। इसकी ये फॉर्म होती है और ये इसकी व्यापक फॉर्म होती है, ठीक है। तो लगाइए आधार सदिश और लिखिए जो मैं बोलता हूँ, लगाइए आधार सदिश और लिखिए उसमें कि निर्देशांक के सापेक्ष कण के स्थिति सदिश का, निर्देशांक के सापेक्ष कण के स्थिति सदिश का आंशिक अवकलन निर्देशांक के सापेक्ष किसी कण के स्थिति सदिश का आंशिक अवकलन आधार सदिश कहलाता है, आधार सदिश कहलाता है। इसे स्मॉल b से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल b से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल b से व्यक्त करते हैं। इसे स्मॉल b से व्यक्त करते हैं। अब इसको लिख लीजिए आप b b, अब ये क्या सब b है, ये वेक्टर है तो यहाँ क्या आएगा वेक्टर। अब यदि मैं इसको पूरी इस b के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आएगा अपना, ये आएगा अपना देखो b r वेक्टर इक्वल टू इसकी का क्या आ जाएगा b1 वेक्टर, तो ये b1 वेक्टर साथ में du1 साथ में du1, b2 वेक्टर साथ में du2 प्लस b3 वेक्टर और du3, ठीक है। ये टर्म है, तो ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, पहले ये लिखना है, फिर ये रेड वाला लिखना है, फिर ये ब्लैक वाला लिखना है, ब्लू वाला रेड वाला फिर ब्लैक वाला, तो लिखिए जल्दी से। थोड़ी लिखने की स्पीड रखना, बस ये रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि लिखने की स्पीड होगी तभी आप सही से कवर कर पाओगे। फिर आगे चलते हैं, चले आगे। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अपन दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है अपनी, दूसरी डेफिनेशन है अपने पास कौन सी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दूसरी डेफिनेशन आती है अपने पास जिसका नाम है क्या, अदिश गुणांक, अदिश गुणांक। सेकंड नंबर की क्या है, अदिश गुणांक, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर, तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, अदिश गुणांक स्केल फैक्टर। अब इसको भी समझिए कि किसे कहते हैं स्केल फैक्टर, यानी किसे कहते हैं अदिश गुणांक। तो आइए समझते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अदिश गुणांक, ये अपने पास टर्म लिखी हुई है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया b1, इसको दे दिया b2 और इसको दे दिया b3, जो क्या कहलाता
अब मैं बात करता हूँ किसकी, स्केल फैक्टर की। तो स्केल फैक्टर क्या होता है, जो अपन ने b निकाला है, यानी जो अपन ने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या माना है, b1 b2 और b3, यदि उनका मैं क्या ले लूं, मोड ले लूं। मोड यानी मोड क्या होता है अपने पास, मोड यानी ये वाला परिमाण, जिसका मैं क्या ले लूं, मोड ले लूं या परिमाण ले लूं, वही अपना क्या कहलाता है, अदिश गुणांक कहलाता है, जिसे किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल h से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल h से व्यक्त करते हैं। तो अदिश गुणांक क्या होता है अपने पास कि किसी भी आधार सदिश का परिमाण होता है, वही क्या कहलाता है, अदिश गुणांक कहलाता है, जिसे स्मॉल h से व्यक्त करते हैं। अब देखो मैं एक कंसेप्ट और बता रहा हूं, यदि मैं बात करूं किसकी, यदि मैं बात करता हूं उसकी एकांक सदिश की। एकांक सदिश आप अच्छे से जानते हो कि यदि मैं कोई बात करता हूं किसकी, यूनिट वेक्टर की, किसकी बात करता हूं, यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यदि देखो यूनिट वेक्टर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालते हो तो कैसे निकालते हो, i कैप लिखते हो, j कैप लिखते हो या k कैप लिखते हो। गोलियों में निकालते हो तो कैसे निकालते हो, r कैप, थीटा कैप या फाई कैप, इस टाइप से निकालते हो। सिलेंड्रिकल में निकालते हो तो क्या निकालते हो, रो कैप, फाई कैप और z कैप। तो इसमें कैसे निकालोगे अपने पास, इसमें आपको u1 u2 u3 की फॉर्म में नहीं निकालना, इसमें आपको निकालना है e1 की फॉर्म में, यानी जो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसको हमेशा किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल e कैप से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल e कैप से। तो यहाँ पे देखो मैं इसकी यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ तो यदि मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखता हूँ तो मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए ये वाला मैंने यूनिट वेक्टर लिखा, इस यूनिट वेक्टर को मैं ये लिखना चाहूँ तो इसमें यही तो आएगा, क्या आएगा, यही टर्म आएगी। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो जिसका वेक्टर लेते हैं वो वेक्टर हो जाएगा और उसका नीचे क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। वही क्या होता है अपना यूनिट वेक्टर एकांक सदिश होता है। तो ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, जब वक्र कर्व लीनियर यानी वक्र लांबिक में बात करता हूँ, यानी मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे वक्र लांबिक के लिए, वक्र रेखीय निर्देशांक के लिए, ठीक है, यानी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट के लिए। जब कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट के लिए बात करता हूँ तो b कैप इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे e कैप होगा, यानी b कैप किसके बराबर था, e कैप के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को हमेशा e कैप से व्यक्त करते हैं, ना कि b कैप से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इसका जो वक्र रेखीय निर्देशांक आएगा वो क्या आएगा, e कैप आएगा। e कैप इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा आपके, e कैप के बाद क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे ये क्या है, b वेक्टर है, तो ये मैं b वेक्टर लिख लेता हूँ और ये क्या लिख लेता हूँ, b का मोड। अब अपन जानते हैं कि b का मोड क्या होता है, अब आप जानते हो, अच्छे से जानते हो कि b का मोड क्या होता है। देखो b का मोड यहाँ मैंने क्या किससे व्यक्त किया है, अदिश गुणांक होता है, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, h से व्यक्त करते हैं। तो इसकी को मैं क्या लिख सकता हूँ, h लिख सकता हूँ। तो अपन जानते हैं कि b वेक्टर का मोड क्या होता है, h होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e कैप इक्वल टू b अपॉन में h, ठीक है, लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब अपन क्या करें, यदि मैं b वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो e कैप और h क्या आएगा, e कैप और h। अब देखो मैं ये क्या करूँ, सबके लिए अलग अलग निकालना चाहूँ, यदि 1 2 3 के लिए निकालना चाहूँ तो देखो सबसे पहले अपन ने जहाँ पर b1 लिखा था, b2 लिखा था, b3 लिखा था, तो वहाँ पे अपनी क्या टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। बस डिफरेंस क्या आएगा अपने पास, e1 e2 e3, ये देखो ये तो इसके लिए निकाला मैंने। अब यदि मैं क्या करता हूँ, अब यदि मैं लिख लेता हूँ किसके लिए, अलग से लिखूँ, यदि किसके लिए, कोई भी मान लो कि मैंने b वेक्टर लिया है, कौन सा 2 ले लिया, तो ये क्या होगा, डेल r अपॉन में डेल u2 होगा। ये क्या अपना बेस वेक्टर है, इसका मैंने यदि h लूंगा यानी इसका क्या लूंगा, स्केल फैक्टर लूंगा, तो ये क्या आएगा, b2 मोड का परिमाण आएगा, यानी मैग्नीट्यूड आएगा। इसी को मैं क्या करता हूँ कि e की फॉर्म में लिखता हूँ, तो देखो e की फॉर्म में लिखूंगा तो 2 के लिए तो ये u2 आएगा, तो b अपॉन में क्या आएगा, b2 का मोड यही आएगा। इसकी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसकी तो मैं लिख सकता हूँ h में क्या होगा, 1 2 3 में होगा, तो ये क्या आ जाएगा, e2 कैप इक्वल टू b2 कैप अपॉन में h2। तो b2 वेक्टर में क्या आ जाएगा अपना e2 कैप और h2। इसी टाइप से ये क्या आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं 3 का लिखूं, इसी प्रकार क्या करूं, 3 का लिखूं तो 3 का क्या आएगा अपने पास, b3 वेक्टर इक्वल टू e3 कैप और h3, ठीक है। अब आपने आधा सदिश लिखा था कि आधा सदिश आपके पास क्या आया था, तो देखो आधा सदिश आया था आपके पास dr इक्वल टू b1 वेक्टर du1 b2 वेक्टर du2 प्लस b3 वेक्टर du3, ठीक है, ये आया था।
इसको मैं लिख सकता हूँ कि डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो b1 की जगह क्या आ गया आपके पास e कैप h, और 1 के लिए क्या आएगा e1 आएगा, यानी e1 कैप h1 कैप और साथ में क्या आएगा du1। यहाँ पे क्या आएगा e2 कैप h2 कैप और du2, ऐसे क्या आएगा e3 कैप h3 और du3। तो ये इसका क्या हो जाएगा कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किस फॉर्म में, बेस वेक्टर या फिर स्केल फैक्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो जाएगा स्केल फैक्टर के फॉर्म में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इसका पोजीशन वेक्टर आता है इसका एकांक सदिश के साथ उसको लिखना है, तो आप इस तरह से लिखोगे e1 कैप h1 कैप du1, e2 कैप h2 du2 प्लस e3 कैप h3 और du3। तो लगाइए आप अदिश गुणन, और इसमें मैं लिखा था वो लिखिए, पहले जो लिखा रहा वो लिखिए। इसमें लिखिए आधार सदिश का परिमाण, आधार सदिश का परिमाण, आधार सदिश का परिमाण अदिश गुणांक कहलाता है। आधार सदिश का परिमाण अदिश गुणांक कहलाता है। आधार सदिश का परिमाण अदिश गुणांक कहलाता है। इसको स्मॉल h से व्यक्त करते हैं, इसको स्मॉल h से व्यक्त करते हैं, इसको स्मॉल h से व्यक्त करते हैं, स्मॉल h से व्यक्त करते हैं। अब क्या लिखना है, एकांक सदिश के बारे में लिख लो, e के बारे में। इसमें लिखो लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में एकांक सदिश को e कैप से व्यक्त करते हैं। एकांक सदिश को e कैप से व्यक्त करते हैं। एकांक सदिश को e कैप से व्यक्त करते हैं। तो देखो इसको मैं ये व्यापक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लगा दूं, यहाँ पे i लगा सकता हूँ, ये i और ये i। यहाँ पर i क्या होगा, जहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको ये चीज लिखनी है, तो ये लिखिए h इक्वल टू p। पहले ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए और फिर ये लिखिए। फर्स्ट ये लिखना है, सेकेंड ये लिखना है, फिर ये लिखना है। लिखिए, थोड़ा लिखिए, स्पीड रखिए। हो गया, चले आगे। यहाँ पे लिख लेना कि ये कौन सा है, वक्र लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र की समीकरण का अवकलन रूप है। कौन सा रूप है, डिफरेंशियल फॉर्म है। यदि मैं इसको सामान्य रूप में लिखना चाहूँ तो सामान्य रूप क्या आएगा, dr वेक्टर, सॉरी dr सामान्य में क्या आएगा, अवकलन आ जाता है। तो यदि सामान्य फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा प्लस e1 कैप h1 u1 प्लस e2 कैप h2 और u2 प्लस e3 कैप h3 और u3। ये
चले आगे, चलो चलिए अब अपन इसको में चलो ये डालो। इसको मैं यदि क्या करूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से तुलना करूं, यानी जो अपने पास जो इक्वेशन आ गई यानी ये वाली इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू e1 कैप h1 यहाँ पे u1 प्लस e2 कैप h2 और u2 e3 कैप h3 और u3। ठीक है, यदि मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन से तुलना करूं यानी r को दे सकता है क्या होता है x कैप क्या क्या आता है सॉरी i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z, यही आता है अपने पास पोजीशन वेक्टर, यही आता है। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करके लिखूं तो देखो कंपेयर कॉम्बिनेशन हो गया अपने पास जो e1 कैप है, जो e2 कैप है और जो e3 कैप है उसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा 1 क्या आती है यहाँ पे i कैप j कैप और k कैप। दूसरी चीज कोऑर्डिनेट कंपेयर करो तो वो क्या आएगा आपके पास u1 u2 u3 यानी u1 u2 और u3 उसकी जगह क्या है आपके पास, उसकी जगह है x y और z, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट से तुलना, एकांक सदिश की एकांक सदिश से तुलना। और यहाँ पे जो h1 h2 और h3 तो ये क्या है देखो यहाँ पे h1 h2 h2 वाले कोई टर्म नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। यानी कह सकते हैं कि आपको यदि पूछा जाए कि वक्रारंभिक रेखीय निर्देश तंत्र में कण के स्थिति सदिश के आधार सदिश का मान क्या होता है 1 1 होता है, चेक कीजिए। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कोई भी ये किसकी इक्वेशन है, ये है अपने पास कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कंपेयर करके वैल्यू निकाली, तो कंपेयर करके वैल्यू निकालोगे तो इसका जो बेस वेक्टर आएगा इन बेस वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में जो आधार सदिश होता है या आधार सदिश गुणांक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर लगाइए थर्ड नंबर रेखीय अल्पांश, थर्ड लगाइए रेखीय अल्पांश। लीनियर एलिमेंट, रेखीय अल्पांश यानी लीनियर एलिमेंट। तो ये रेखीय अल्पांश क्या होता है, ये क्या होता है अपने पास की अल्पांश स्थिति का परिमाण, यानी अल्पांश स्थिति यानी मान लो कि अपने पास कोई भी पोजीशन वेक्टर लिखा है अपन ने कर्व लीनियर पोजीशन वेक्टर को किस फॉर्म में लिखा था अपने r फॉर्म में, r को मैंने किस फॉर्म में लिखा था कंप्लीटली पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में यानी dr फॉर्म में। तो इसका ही मैं मोड ले लूं तो वही अपना क्या कहलाता dl कहलाता है। dl का फिर क्या होता है यहाँ पे लीनियर एलिमेंट, यानी मैं कह सकता हूँ कि अपने पास क्या था जो स्थिति सदिश की जो अवकलन की टर्म थी उसका मैंने क्या ले लिया मोड ले लिया, तो वही अपना क्या कहलाता है रेखीय अल्पांश कहलाता है। वही क्या कहलाता है अपना रेखीय अल्पांश कहलाता है, जहां पर अपना dr कितना है, जहां पर dr कितना है वो मैं लिख लेता हूं e1 कैप h1 du1 प्लस e2 कैप h2 du2 प्लस e3 कैप h3 du3। ठीक है, तो यदि मैं अपन को लिखना क्या इसका मोड लिखना है तो देखो मोड लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कोई भी वेक्टर होता है तो ये तो क्या अपना वेक्टर है, अब इसका मोड कैसे निकलेगा, इसका मोड निकलेगा अपना अंडर रूट लग जाएगा ऊपर, तो वो मैं लिखवा रहा हूं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए रेखीय अल्पांश की या लीनियर एलिमेंट की। अल्पांश स्थिति का परिमाण रेखीय अल्पांश कहलाता है, अल्पांश स्थिति का परिमाण, अल्पांश स्थिति का परिमाण रेखीय अल्पांश कहलाता है, अल्पांश स्थिति का परिमाण रेखीय अल्पांश कहलाता है, अल्पांश स्थिति का परिमाण रेखीय अल्पांश कहलाता है। इसको dl से व्यक्त करते हैं, ये वाला है, इसको dl से व्यक्त करते हैं, इसको dl से व्यक्त करते हैं।
आगे कि dl को क्या करता हूं मैं, इसका मोड dl लिखता हूं, यानी जो dr था इसका dl लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसका dl क्या आएगा बताओ। इसके साथ जो एकांश अंश होता है, जैसे अपने पास कोई भी क्या होता है, ये मान लो कि पोजीशन वेक्टर है r x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, इसका मैं क्या लिखता हूं, r मोड लिखना है आपको, यही क्या है r मोड ही तो dl है। तो यहाँ पे इसको लिखना है कैसे लिखते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट ऐसे ही लिखते हो। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये तो हट जाएगा क्योंकि कैप का कभी भी स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा h1 स्क्वायर du1 का स्क्वायर क्या होगा h1 का स्क्वायर और du1 का स्क्वायर, ऐसे क्या होगा अपना h2 का स्क्वायर और du2 का स्क्वायर, ऐसे क्या होगा h3 का स्क्वायर और du3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ जाता है अंडर रूट, तो ये तो क्या आ गया अपना dl आ गया। तो ये क्या कहलाएगा अपना लैटिस अल्फांस, यानी एक छोटा सा एलिमेंट dr क्या है अपना, dr एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन क्या लिखी है अपन dr वेक्टर लिखी है, तो ये dr वेक्टर लिखी है। इसका मैंने क्या निकाला है लीनियर एलिमेंट, तो ये आ जाएगा। अब मैं एक एक डायरेक्शन की बात करता हूं, यदि मैं u1 के लिए बात करता हूं, किसके लिए बात करता हूं u1 के लिए, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव वाली टाइप में थी, तो u1 के लिए जो u2 और u3 है वो क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। ये जो 0 हो जाता है तो इतना जो dl1 आएगा वो कितना आएगा h1 स्क्वायर, साथ में कितना आएगा du1 स्क्वायर, ठीक है। बाकी टर्म 0 प्लस 0, यहाँ क्या रहेगा अंडर रूट, तो dl1 क्या आ जाएगा अपना h1 और du1, यही टर्म आएगी। इसी प्रकार अपन dl2 लिखे तो क्या आएगा, इसी प्रकार क्या लिखे अपन dl2, तो ये क्या आएगा h2 और du2, इसमें क्या होगी 1 और 3 0 हो जाएगी। इसी प्रकार dl3 लिखे तो ये क्या आएगी s3 और du3, ये वाली टर्म आ जाएगी, तो इसको लिख लीजिए। ये तो क्या बात बेसिक्स में आपके लिखना हो गया, हो गया होगा। आप इसे ज्यादा स्पीड में हो तो स्क्रीनशॉट भी रोक के ले सकते हैं वीडियो को। चले आगे लगाइए इसका पृष्ठीय अल्पांश 4 नंबर, ये तो क्या था लीनियर एलिमेंट, वो क्या है सरफेस एलिमेंट या सरफेस एरिया, क्या लगाना है पृष्ठीय अल्पांश 4 नंबर का। पृष्ठीय अल्पांश, तो पृष्ठीय अल्पांश क्या होता है, देखो पृष्ठीय अल्पांश किसे कहते हैं, पृष्ठीय अल्पांश यानी कोई भी सरफेस होता है, तो सरफेस हमेशा अपन दो वी में लेते हैं, यानी 2D में लेते हैं, या तो कौन कौन सा लेंगे 1 और 2 लेंगे, या 2 और 3 लेंगे, या 1 और 3 लेंगे, पर लेंगे कितने हमेशा 2। तो मैं लिख सकता हूं कि जो पृष्ठीय अल्पांश होता है वो कैसा होता है 2V में होता है, यानी 2D फॉर्म में होता है, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं सरफेस एलिमेंट। इसको व्यक्त किससे करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं ds या फिर dA से, तो ds dA। अब यदि मैं 2D की बात करूं, मान लो कि मैं 1 और 2 की बात कर लेता हूं, तो ds कितना आएगा अपने पास, यदि मैं यहां पे बात करता हूं किसकी dl1 और dl2 की, तो लीनियर एलिमेंट dl1 और dl2, और इनकी वैल्यू अपन जानते हैं तो कितनी आती है dl1 कितना आएगा h1 du1, ऐसे dl2 कितना आएगा आपके पास h2 du2, तो इसको मैं लिख सकता हूं ds h1 h2 du1 और du2, ये क्या आएगा अपना ये पृष्ठीय अल्पांश आएगा। तो ये सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं वैसे फॉर्मूले, पर ये अपन किस में डिफाइन करने जा रहे हैं कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसलिए ये कुछ टर्में अलग आ रही और आपके लिए एकदम नई है। तो पृष्ठीय अल्पांश में लिखूं
कि पृष्ठीय अल्पांश को द्विविमा में निरूपित करते हैं। 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 अल्पांश लंबाई और अल्पांश चौड़ाई का गुणनफल, अल्पांश लंबाई और अल्पांश चौड़ाई का गुणनफल, अल्पांश लंबाई और अल्पांश चौड़ाई का गुणनफल पृष्ठीय अल्पांश कहलाता है। पृष्ठीय अल्पांश कहलाता है। इसे ds या dA से व्यक्त करते हैं। इसे ds या dA से व्यक्त करते हैं। वेक्टर में आएगा। इसे ds या dA से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैंने 1 2 लिया तो ये भी 1 3 भी ले सकते हो, dl1 dl3 l2 3 भी ले सकते हो, dl2 dl3, ठीक है। यदि यहाँ पे 1 2 आया तो 1 2 आएगा, तो यदि 1 3 आता तो h1 h3 du1 du3 आता। तो ये क्या हो गया आपका पृष्ठीय अल्पांश। तो ये लिख दीजिए। हो गया। चलिए आगे लिखिए आयतन अल्पांश। आगे लिखिए आयतन अल्पांश। आगे क्या लिखना आपको आयतन अल्पांश यानी वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट देखो लीनियर एलिमेंट लिखा, फिर क्या लिखा अपन ने सरफेस एलिमेंट लिखा। अब वॉल्यूम एलिमेंट, तो वॉल्यूम एलिमेंट आप अच्छे से जानते हो किससे व्यक्त करते हैं, d टॉ से व्यक्त करते हैं। और लिखते कैसे, ये 3D फॉर्म में होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो वही क्या कहलाएगा, d टॉ dl1 dl2 dl3। और ये सब वैल्यू जानते हो, dl1 कितना होता है आपके पास h du1, dl2 h du2 और dl3 h du3। तो ये कितना आएगा आपके पास, d टॉ आएगा, क्या आएगा d टॉ। तो d टॉ क्या आएगा h1 h2 h3 du1 du2 और du3। ये अपना क्या कहलाएगा, आयतन अल्पांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयतन अल्पांश। तो सबको बैठ तो रहा है, आपके लिए सब नए पढ़े। लिखिए आयतन अल्पांश में, आयतन अल्पांश को त्रिविमीयों में व्यक्त करते हैं। आयतन अल्पांश को त्रिविमीयों में व्यक्त करते हैं। आयतन अल्पांश को त्रिविमीयों में व्यक्त करते हैं। अल्पांश लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल, अल्पांश लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल, अल्पांश लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल आयतन अल्पांश कहलाता है। आयतन अल्पांश कहलाता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल आयतन अल्पांश कहलाता है। अब ये लिख दीजिए, इसको मैं d टॉ या db से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एक डेफिनेशन 6 नंबर की, सदिश क्षेत्र। क्या लिखना है, सदिश क्षेत्र, वेक्टर फील्ड।
मानना है। तो मान लिया कि अपने पास क्या है, कोई भी फील्ड है, तो कोई भी फील्ड मान लेता हूं मैं, वो फील्ड क्या है अपना ए है, यानी ए फील्ड है। इसकी मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, a1 e1 कैप, यानी क्या आएगा अपने पास a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप। यानी ये क्या है अपने पास, देखो a1 a2 और a3 क्या है बताओ। a1 क्या होगा अपने पास u1 दिशा में a1 का घटक, ऐसे ही a2 क्या होगा, यानी मेरी मैं बात करूं जहां पर a1 क्या होगा u1 दिशा में घटक, ऐसे ही मैं a2 की बात करूं तो ये क्या होगा u2 दिशा में घटक, और ऐसे में a3 की बात करूं तो ये क्या होगा अपने पास u3 दिशा में घटक। ये होगा, ये अपना क्या कहलाता है, कोई भी फील्ड कहलाता है। और फील्ड में आपको फर्स्ट ईयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बुक थी उसमें अच्छे से बता चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है। यदि वहां पे वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते थे, यदि कोई फील्ड की फॉर्म लिखते थे, मान लिया कि कोई भी फील्ड था ए, तो वहां पर क्या लिखते थे आप, सीधा सा a1 i कैप a2 i कैप इस तरह से लिखते थे, या x i कैप y j कैप इस तरह से लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये चीज लिखनी है। तो लगाइए सदिश क्षेत्र और उसमें लिखिए, माना एक सदिश क्षेत्र A वेक्टर है, माना एक सदिश क्षेत्र A वेक्टर है, माना एक सदिश क्षेत्र A वेक्टर है, जिसका u1 दिशा में घटक a1, जिसका u1 दिशा में घटक a1, जिसका u1 दिशा में घटक a1, u2 दिशा में घटक a2, u2 दिशा में घटक a2, u1 दिशा में घटक a1, u2 दिशा में घटक a2 एवं u3 दिशा में घटक a3 है, एवं u3 दिशा में घटक a3 है। अतः लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र, अतः लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र, तो ये वेक्टर फील्ड की इक्वेशन देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि यह मैंने आपको लिखा दिया। अब लगाना है आपको अवकलज संकारक। कौन सी इक्वेशन हो गई, जो भी हुई है 6 या 7 नंबर की डेफिनेशन डाल दो। क्या, अवकलज संकारक। अवकलज संकारक, यदि मैं कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे लिखते हैं। डिफरेंशियल देखो यहाँ पे जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो मैं आप डेल कैसे लिखते हैं, आप डेल ऐसे तो लिखते हैं i del by del x प्लस j del by del y प्लस k del by del z, ये ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यदि मैं इसके ऑपरेटर की बात करता हूँ तो ये डेल क्या आना चाहिए अपना, ये डेल आना चाहिए। देखो i किसका क्या आएगा अपना e1 कैप, कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा डेल u1, प्लस e2 कैप डेल अपॉन डेल u2 प्लस e3 कैप डेल अपॉन में डेल u3। अब अपन ने कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन की तुलना की थी अभी पहले, तो वहां पे h1 h2 h3 की वैल्यू कितनी आई थी 1 1 1, यानी यहाँ पे यहाँ क्या आना चाहिए h1 h2 और h3, क्योंकि गोलीय निर्देश तंत्र और सिलेंड्रिकल निर्देश तंत्र में कभी भी h1 h2 h3 की वैल्यू 1 1 नहीं रहती, इसलिए ये अवकलज संकारक क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी। यानी जो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करोगे डिफरेंशियल ऑपरेटर की, तो ये आएगा e1 अपॉन में h1 कैप, e2 कैप अपॉन में h2, e3 कैप अपॉन में h3। इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे कि निर्देशांक के सापेक्ष किया गया अवकलन क्या कहलाता है, अवकलज संकारक कहलाता है। तो लिख लीजिए इसमें वह संकारक जो कि निर्देशांक के सापेक्ष, वह संकारक जो कि निर्देशांक के सापेक्ष, वह संकारक जो कि निर्देशांक के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर प्राप्त होता है, एक बार अवकलन करने पर प्राप्त होता है, अवकलज संकारक कहलाता है।
एक बार अवकलन करने पर प्राप्त होता है अवकलन संकारक कहलाता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसे डेल से व्यक्त करते हैं, जिसे डेल से व्यक्त करते हैं। और ये वाली इक्वेशन सबको क्लियर लिख दो रहा है। E1 अपॉन में H1, E2 अपॉन में H2, E3 अपॉन में H3। ठीक है, तो ये आपका जो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसकी क्या हो गई, अल्फाबेट हो गई, यानी उसकी जो डेफिनेशन थी, जो जो उसमें कुछ नए टर्म आने वाले थे वो मैंने आज सब आपको बता दी। तो सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट टर्म आई थी, तो फर्स्ट टर्म क्या आई थी अपने पास, उसकी आधार सदिश क्या आया था, आधार सदिश बेस वेक्टर। फिर क्या आया था उसका अदिश गुणांक, फिर क्या आया था उसका अदिश गुणांक, और इसके साथ ही क्या था इसका एकांश सदिश। इसके बाद क्या आया था, थर्ड क्या आया था अपने पास, रेखीय अल्पांश, सॉरी आधार सदिश अदिश गुणांक। इसके बाद क्या आया था रेखीय अल्पांश, रेखीय अल्पांश। फोर्थ क्या आया था अपने पास पृष्ठीय अल्पांश, पृष्ठीय अल्पांश। फिफ्थ आया था आयतन अल्पांश, आयतन अल्पांश। और सिक्स आया था सदिश क्षेत्र, और सेवंथ आया था अवकलन संकारक। तो ये सब टर्म आपको क्या हो जाना चाहिए, याद हो जानी चाहिए। तो जब ये याद होगी तभी अपन इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये सातों टर्म आपको, सातों डेफिनेशन और सातों को डिनोट करने का तरीका, क्या क्या इक्वेशन आती है वो सब आपको याद हो जानी चाहिए। तो ये आपकी आज की फर्स्ट क्लास थी, जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन था कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, जो क्या होता है, इसमें कौन कौन से बेसिक होते हैं, कौन कौन से बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, किस टाइप के रहते हैं, वो मैंने सब कुछ बता दिया। और मैंने ये सब जो डेफिनेशन बताई है ये सब आपके दिमाग में जब फटाफट क्या हो जानी चाहिए, फिट हो जानी चाहिए, ताकि अपन आगे जो भी करेंगे उसमें इजीली रहेगा। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जो अपने पास जो इसके आगे का टॉपिक होगा, जो अपने पास डेल का टॉपिक है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और कर्व वाला, उसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, आपने पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो मैं बता चुका हूँ कि आपको ये सब वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, एप्लीकेशन, मोबाइल की जो एप्लीकेशन अपनी लॉन्च की गई उसमें मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए, और कह सकते हैं कि क्लासेस स्टार्ट हुई है तो उसको ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, आप सभी को